हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। आज के सेशन में, आज के वीडियो में हमारा जो फोकस है वो कौन से टॉपिक के ऊपर है। तो बेसिकली हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है बैंकिंग। और बैंकिंग में भी आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली जो कवर करने वाले हैं वो किस चीज को कवर करेंगे, तो सेंट्रल बैंक को। एक होता है सेंट्रल बैंक और एक होता है कमर्शियल बैंक, लेकिन आज का लेक्चर किस चीज के ऊपर बेस्ड है? सेंट्रल बैंक के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखेंगे, मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। उसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। एंड बाद में हम लोग देखेंगे द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। और याद रखना फ्रेंड्स, ये जो भी हम लोग टॉपिक कर रहे हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई फंक्शंस पूछे जाते हैं, क्वांटिटेटिव मेजर्स, क्वालिटेटिव मेजर्स, कोई भी चीज आ सकती है। सो ये लेक्चर इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो आज के लेक्चर में सेंट्रल बैंक, सबसे पहले तो हम लोग मीनिंग देखेंगे। जब हम लोग सेंट्रल बैंक की बात करते हैं तो सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन। एपेक्स बॉडी, सबसे मेन इंस्टीट्यूशन जो है ना, वो क्या है? सेंट्रल बैंक है। हमारी कंट्री, हमारी इकोनॉमी में पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट कौन करता है? सेंट्रल बैंक रेगुलेट करती है। इवन हमारी कंट्री में नोट इश्यू करने का पावर भी किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास है। हर कंट्री की अपनी एक सेंट्रल बैंक होती है। उसी तरीके से हमारी कंट्री में जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो याद रखेंगे, सेंट्रल बैंक क्या है? एपेक्स इंस्टीट्यूशन है जिसके पास नोट इश्यू करने का पावर है। और एक चीज के बारे में बता देता हूँ, स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है, उनको पता नहीं है, जस्ट बता रहा हूं मैं। नोट्स इश्यू करने का पावर किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास, मतलब आरबीआई के पास। बट जो दूसरे कॉइन्स है, कॉइन्स इश्यू करने का पावर किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास है। सो याद रखेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या इशू कर रही है? कॉइन्स। और आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक क्या इशू कर रही है? नोट्स इशू कर रही है। कुछ और एडिशनल चीजें, इट सर्व्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड मैनेजेस द फॉरेक्स, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट के जो भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन है वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। कौन परफॉर्म कर रहा है? आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक परफॉर्म कर रही है। इट मैनेजेस द फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कौन मैनेज कर रहा है? तो सेंट्रल बैंक मैनेज कर रही है। हम लोग आगे फंक्शंस में पढ़ने वाले हैं। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मतलब आरबीआई क्या है? कस्टोडियन है। किस चीज की? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की। वो उसी की कस्टडी में होता है। सो एक एक करके फंक्शंस को कवर करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट हमको दिया हुआ है बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। अभी अभी हमने देखा था कि सेंट्रल बैंक के पास पावर है। वो लोग क्या कर सकते हैं? सेंट्रल बैंक क्या कर सकती है? नोट इश्यू कर सकती है। न्यू नोट्स प्रिंट करने का जो पावर होता है ना, उसकी बात है। सेंट्रल अथॉरिटी उनके पास है। क्या किसी कमर्शियल बैंक के पास ये अथॉरिटी होगी? नहीं। प्लस मैंने क्या बताया था, याद क्या रखेंगे? नोट इश्यू करने का पावर किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास। बट कॉइन्स इश्यू करने का पावर किसके पास है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास। सो फर्स्ट फंक्शन बहुत सिंपल है, बैंक ऑफ इशूइंग नोट्स। सेकेंड पॉइंट, बैंकर टू दी गवर्नमेंट। बैंकर टू दी गवर्नमेंट मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कर रही है आरबीआई। गवर्नमेंट के भी कुछ ट्रांजेक्शन हो रहे हैं आरबीआई की मदद से। देखते हैं एक एक करके। एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट इट मैनेज द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे पहली चीज, गवर्नमेंट का अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है? कौन मैनेज कर रहा है? सेंट्रल बैंक मैनेज कर रही है। एज एन एजेंट टू द गवर्नमेंट इट बाइज एंड सेल्स द सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब एजेंट के तौर पे, जैसे एजेंट क्या करता है? सिक्योरिटीज परचेज सेल करता है ना, उसी तरीके से सेंट्रल बैंक क्या कर रही है? सिक्योरिटीज को परचेज सेल कर रही है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। एंड लास्ट, एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट इट फ्रेम्स द पॉलिसीज टू रेगुलेट द मनी मार्केट। मनी मार्केट की जो भी पॉलिसीज होती है, जैसे कैपिटल मार्केट होता है ना, वैसे मनी मार्केट है। तो मनी मार्केट की जो भी पॉलिसीज है उसको रेगुलेट कौन कर रहा है? आरबीआई रेगुलेट कर रही है, सेंट्रल बैंक रेगुलेट कर रही है। याद रखना, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरीके से आरबीआई बैंकर का भी काम कर रही है, एजेंट का भी काम कर रही है और एडवाइजर का भी काम कर रही है। अकाउंट मैनेज करते हैं इसलिए बैंकर, सिक्योरिटीज परचेज सेल करते हैं इसलिए एजेंट, और मनी मार्केट की पॉलिसीज को रेगुलेट करते हैं इसीलिए एडवाइजर। सो दो फंक्शंस यहां तक क्लियर होने चाहिए सभी को। नेक्स्ट इज बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। बैंकर्स बैंक बोला जाता है, जैसे कॉमर्शियल बैंक का हमारे साथ जो रिलेशन है नॉर्मल पब्लिक के साथ, उसी तरीके से सेंट्रल बैंक का कॉमर्शियल बैंक के साथ भी रिलेशन है। हम लोग किसके साथ कांटेक्ट में रहते हैं? कॉमर्शियल बैंक के साथ। तो कॉमर्शियल बैंक किसके साथ कांटेक्ट में रहेगी? सेंट्रल बैंक के साथ। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बैंकर्स बैंक बोलते हैं। अब बैंकर्स बैंक और सुपरवाइजरी रोल की बात करते हैं, एक एक पॉइंट देखेंगे यहाँ पे।
सेंट्रल बैंक डिपॉजिट एक्सेप्ट्स द डिपॉजिट फ्रॉम द कमर्शियल बैंक एंड ऑफर्स देम लोन। सबसे पहली चीज सेंट्रल बैंक क्या करती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। मतलब कमर्शियल बैंक्स अगर अपना सरप्लस अमाउंट सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर कमर्शियल बैंक को लोन की जरूरत है तो सेंट्रल बैंक उनको लोन भी प्रोवाइड कर रही है, और ऑब्वियस बात है रेट इंटरेस्ट तो चार्ज करेंगे। हम कमर्शियल बैंक से लोन लेते हैं तो कमर्शियल बैंक फ्री में लोन देती है कभी हमको नहीं। तो उसी तरीके से सेंट्रल बैंक लोन देगी कमर्शियल बैंक को, बट डेफिनेटली इंटरेस्ट तो चार्ज करेगी ही करेगी। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स द क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी टू द कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक एक और फंक्शन परफॉर्म कर रही है, किस चीज का, क्लियरिंग हाउस का। ये पॉइंट हम लोग आगे फंक्शन में डिटेल में देखने वाले हैं, क्लियरिंग हाउस एजेंट के तौर पे। सो यहाँ पे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा मैं। Next, in its supervisory role, the central bank ensures that the commercial bank shows compliance to its directives. सेंट्रल बैंक ने कुछ रूल्स बना के रखे हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल CRR, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो आरबीआई ने जो चीजें बोली है, जो डायरेक्टिव रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात की है, कंपल्सरीली वो सभी रूल्स कौन फॉलो करेगा, कमर्शियल बैंक फॉलो करेगी। और आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक देख रही है, टाइम टू टाइम सुपरवाइज कर रही है कि हमने जो रूल्स बनाए हैं क्या कमर्शियल बैंक उन रूल्स को फॉलो कर रही है, और अगर फॉलो नहीं कर रही है तो हम लोग ध्यान देंगे कि कंपल्सरीली कमर्शियल बैंक उसको फॉलो करें। सो यहां तक क्लियर होना चाहिए, तीन हमारे फंक्शंस हो चुके हैं। नेक्स्ट, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, देखते हैं क्या है। इट मींस दैट इफ द कमर्शियल बैंक फेल्स टू गेट द फाइनेंशियल अकोमोडेशन फ्रॉम एनीवेयर, इट अप्रोचेस द सेंट्रल बैंक। आज एक चीज सोच के देखो, अगर जनरल पब्लिक को लोन की जरूरत है तो वो लोग कहां पे जाते हैं, कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं। उसी तरीके से कमर्शियल बैंक को अगर फाइनेंस की जरूरत होती है ना, तो नॉर्मली एक कमर्शियल बैंक दूसरी कमर्शियल बैंक के पास जाती है। बट से फॉर एग्जांपल कोई कमर्शियल बैंक है, उसको कहीं से भी लोन नहीं मिल रही है, सब कमर्शियल बैंक्स ने मना कर दिया, तो लास्ट में ऑप्शन क्या बचा, आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक। और इसीलिए सेंट्रल बैंक को क्या बोला जाता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, के भाई लास्ट में और कुछ नहीं तो सेंट्रल बैंक तो है ही लोन प्रोवाइड करने के लिए, इसीलिए उसको लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोला जाता है। और याद रखना ये फंक्शन इंपॉर्टेंट है, इवन शॉर्ट आंसर्स में भी बहुत बार पूछा जाता है, व्हाई आरबीआई इज कॉल्ड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। सो ध्यान रखेंगे, लॉन्ग आंसर्स के साथ साथ शॉर्ट आंसर में भी स्पेसिफिकली इस पॉइंट को पूछ सकते हैं वो लोग। नेक्स्ट, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अभी अभी जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बात की थी ना, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन करेंसी की अगर हम लोग बात करते हैं तो फॉरेन करेंसी किसकी कस्टडी में होती है, सेंट्रल बैंक की कस्टडी में। हम लोग जो बिजनेस करते हैं, अब सबको ऐसा लगता होगा कि सर आप क्या बोल रहे हो, हम जब बिजनेस करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो थोड़ी हर बार आरबीआई के पास जाते हैं। ऑब्वियस बात है, हम लोग आरबीआई के पास नहीं जाते, हम लोग कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं। बट कमर्शियल बैंक्स के पास सिर्फ लाइसेंस होता है, वो लोग ऑथोराइज डीलर से। आरबीआई ने मतलब सेंट्रल बैंक ने क्या किया, सबको लाइसेंस प्रोवाइड किया है, और इसीलिए वो लोग उस चीज में डील कर सकते हैं। बट कस्टडी हमेशा फॉरेन एक्सचेंज की कस्टडी तो किसके पास रहने वाली है, तो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास ही रहेगी, उसके अलावा और किसी के पास भी नहीं होगी। और साथ साथ में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को, फॉरेन एक्सचेंज रेट को मेंटेन करने का काम भी किसका है, आरबीआई का। जैसे कि हम बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग, याद करें हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर मैनेज्ड फ्लोटिंग वर्ड आता है। नॉर्मली जो करेंसी का रेट है वो कैसे डिसाइड होता है, विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। लेकिन जब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आता है ना, तो आरबीआई इंटरफेयर करती है। आरबीआई यानी सेंट्रल बैंक क्या करती है, करेंसी को परचेज सेल करती है और उसकी मदद से करेंसी के रेट को स्टेबलाइज करती है। तो ये सब चीजें किसका किसका काम है, ये आरबीआई का मतलब सेंट्रल बैंक का। नेक्स्ट, क्लियरिंग हाउस फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। जब हम लोग क्लियरिंग हाउस फंक्शन की बात करते हैं तो बेसिकली ये क्लियरिंग हाउस सेटअप किया हुआ है आरबीआई ने, कि जितनी भी बैंक्स है उन बैंक्स के बीच के जो भी ट्रांजेक्शंस है ना, वो आरबीआई के इस क्लियरिंग हाउस फंक्शन के थ्रू हो जाएंगे, क्लियरिंग हाउस के थ्रू हो जाएंगे। मतलब डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज के थ्रू ही डायरेक्टली हम लोग जो भी ट्रांजेक्शंस है ना, उसको क्या कर देते हैं, सेटल कर देते हैं। अब से फॉर एग्जांपल दो अलग अलग बैंक है, बैंक ए एंड बैंक बी। बैंक ए के पास एक चेक आया है, मतलब क्या करना है, बैंक बी से पैसे रिसीव करने हैं। बैंक बी के पास भी एक चेक आया है जिसमें ऐसा है कि बैंक ए से पैसे रिसीव करने हैं। पहला चेक 10,000 रुपए का था, दूसरा चेक 15,000 रुपए का था। तो ऐसा थोड़ी होगा कि एक चेक पहले 10,000 का यहां से वहां ट्रांसफर होगा, फिर 15 का यहां से वहां ट्रांसफर होगा, नहीं। डायरेक्टली डेबिट और क्रेडिट एंट्रीज होती है, जो नेट अमाउंट होती है ना, उसी को ये लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। और ये जो फंक्शन है ये कौन परफॉर्म कर रहा है, क्लियरिंग हाउस एजेंट परफॉर्म कर रहा है। मतलब कौन परफॉर्म कर रहा है, इनडायरेक्टली सेंट्रल बैंक परफॉर्म कर रही है। एंड लास्ट वन, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट।
क्रेडिट कंट्रोल करने की अगर बात करते हैं हम लोग, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है तो कौन कंट्रोल करेगा? सेंट्रल बैंक कंट्रोल करेगी। इन्फ्लेशन के टाइम पे क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं, क्रेडिट को कम कर देते हैं, लोगों का परचेजिंग पावर क्या हो जाना चाहिए? कम हो जाना चाहिए। वही अगर डिफ्लेशन चल रहा है तो डिफ्लेशन के टाइम पे क्या करना है हम लोगों को? परचेजिंग पावर बढ़ाना है लोगों का, मतलब मनी सप्लाई क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। तो बेसिकली कंट्रोल करना है किस चीज को? क्रेडिट को, इन्फ्लेशन के टाइम पे और साथ साथ में डिफ्लेशन के टाइम पे। सो ये क्या है? ये हमने देखे हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। आई होप सभी को पहले यहां तक क्लियर होना चाहिए, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक तक। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना सभी लोग। अब हम फंक्शंस तो देख चुके हैं, बट लास्ट फंक्शन हमने क्या देखा था? कि क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं। अब सेंट्रल बैंक क्रेडिट को कंट्रोल करती है तो क्या उसके कोई तरीके हैं, कोई मेथड है? तो ऑब्वियस बात है, दो मेथड है अलग अलग, दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है। एक हम लोग पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, एक हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। फर्स्ट क्वांटिटेटिव, सेकंड क्वालिटेटिव, दो अलग अलग चीजें देखेंगे। सबसे पहले हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। जब हम लोग क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है, ऐसी चीज है जिसकी वजह से ओवरऑल पूरी इकोनॉमी के मनी सप्लाई पे इफेक्ट आता है। कोई स्पेसिफिक सेक्टर पे फोकस नहीं है, पूरी इकोनॉमी के ऊपर फोकस है। पूरी इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को अगर इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो आरबीआई कौन से मेजर्स को यूज करती है? कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को? क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करेंगे हम लोग। अब क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं? सबसे पहले हम लोग देखेंगे बैंक रेट। क्या देखेंगे हम लोग? बैंक रेट। क्या होता है बैंक रेट? बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ग्रांट्स लोन टू द कमर्शियल बैंक। ऐसा रेट जिसपे सेंट्रल बैंक किसको लोन दे रही है? कमर्शियल बैंक को। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था, मैं अगर बैंक से लोन लेने जाता हूं तो क्या बैंक मुझे फ्री में लोन देगी? नहीं, इंटरेस्ट चार्ज करती है ना। उसी तरीके से अगर कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से लोन ली है तो क्या आरबीआई फ्री में लोन देगी? नहीं, आरबीआई क्या करेगी? इंटरेस्ट चार्ज करेगी। और आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, उस इंटरेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, बैंक रेट का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? मार्केट रेट के साथ। मतलब सेंट्रल बैंक ने क्या किया? बैंक रेट को बढ़ा दिया, तो कमर्शियल बैंक किसको बढ़ा देगी? मार्केट रेट को बढ़ा देगी। एक एग्जांपल के साथ कवर करते हैं। से फॉर एग्जांपल, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को जो लोन दे रही है वो अप्रोक्सीमेटली 3% के आसपास दे रही है। अब एक चीज सोच के देखो, 3% पे मुझे लोन मिल रही है, मतलब कमर्शियल बैंक को, तो कमर्शियल बैंक आगे पब्लिक को लोन कितने पे देगी? 7 या 8% पे देगी। ऑब्वियस बात है, क्योंकि उनको भी कुछ प्रॉफिट चाहिए। अगर से फॉर एग्जांपल सेंट्रल बैंक ने इस रेट को चेंज कर दिया, 3 की जगह 5 कर दिया, बढ़ा दिया बैंक रेट को, तो अब कमर्शियल बैंक क्या करेगी? उनका भी मार्केट रेट जो है ना उसको इंक्रीज कर देगी, 7 8 की जगह शायद 9 10 कर देगी। मतलब अगर बैंक रेट बढ़ता है ना तो मार्केट रेट बढ़ जाता है। अगर बैंक रेट कम हो जाएगा तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अभी तक मैंने 2 पॉइंट बोले। पहले मैंने क्या बोला? मीनिंग बोला। बैंक रेट मीन्स द रेट एट विच सेंट्रल बैंक ग्रांट्स लोन टू द कमर्शियल बैंक। दूसरा पॉइंट क्या बोला? इट हैज अ डायरेक्ट कनेक्शन विद द मार्केट रेट। If bank rate increases, market rate also increases. If bank rate decreases, market rate also decreases. एक थर्ड पॉइंट हमेशा पता होना चाहिए हमको, यहाँ पे हम लोग जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे एक चीज कॉमन याद रखेंगे। इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है? डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होता है? इन्फ्लेशन के टाइम पे बैंक रेट इंक्रीज हो जाए। क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक क्या चाहती है? कि मनी सप्लाई को कम करे। और डिफ्लेशन के टाइम पे क्या होगा? तो डिफ्लेशन के टाइम पे आरबीआई क्या करेगी? बैंक रेट को कम कर देगी। और याद रखना, हर इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली हम लोग यही लिखने वाले हैं कि कहीं ना कहीं बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, जो भी हम पढ़ेंगे इन सभी में इन्फ्लेशन है मतलब रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। डिफ्लेशन है मतलब रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो यहां तक क्लियर होना चाहिए सभी को। सबसे फर्स्ट हमने देखा बैंक रेट। सेकेंड इंस्ट्रूमेंट क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसको बोलते हैं ओएमओ। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब होता है परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मतलब जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो कौन परचेज सेल कर रहा है? सेंट्रल बैंक परचेज कर रही है या सेल कर रही है? कौन? आरबीआई, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। अब ये चीज भी कब होती है, किस तरीके से होती है? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को लेके कंपेयर करते हैं। जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन होगा तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी? सिक्योरिटीज को सेल करेगी। अगर मैं आप लोगों को, सेंट्रल बैंक आप लोगों को सिक्योरिटीज सेल कर रही है, उसका मतलब आप लोग सिक्योरिटीज परचेस करोगे तो मुझे पैसे दोगे। अगर पब्लिक ने मुझे पैसे दिए हैं, उसका मतलब कहीं ना कहीं मैंने आप लोगों का परचेसिंग पावर क्या कर लिया है? कंट्रोल कर लिया है। मतलब मार्केट में मनी सप्लाई कम हो गया, इन्फ्लेशन को भी मैंने क्या किया? कंट्रोल कर लिया।
अगर से फॉर एग्जांपल डिफ्लेशन है, ऑपोजिट, मंदी चल रही है, डिप्रेशन पीरियड है, तो उस टाइम पे सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई क्या करेगी, सिक्योरिटीज को फिर से परचेस कर लेगी। अगर सिक्योरिटीज को परचेस करेंगे मतलब हम तुमको वापस दे देंगे पैसा, और मैंने पैसा अगर वापस दे दिया मतलब तुम लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ गया है, मतलब मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गया है। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के टाइम पे हम लोग ओपन मार्केट ऑपरेशंस को यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटीज को परचेस सेल कर सकते हैं। यहां तक क्लियर होना चाहिए, ये है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नेक्स्ट थर्ड वन इज रेपो रेट। सबसे बड़ा डिबेट वाला टॉपिक है ये। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे ही कंफ्यूज होते हैं, सर बैंक रेट और रेपो रेट में डिफरेंस ही पता नहीं चलता। रेपो रेट का मतलब होता है द रेट एट विच आरबीआई ऑफर्स लोन टू दी कमर्शियल बैंक। तो सर बैंक रेट में और रेपो रेट में फर्क क्या है? आपने क्या बोला, दोनों में क्या कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रही है, किससे, कमर्शियल बैंक से। बट याद रखेंगे बैंक रेट में जो लोन ऑफर की गई थी वो लॉन्ग टर्म के लिए थी, यहाँ पे जो लोन ऑफर की गई वो शॉर्ट टर्म के लिए है। सो याद रखेंगे रेपो रेट में नो डाउट सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे रही है, बट इट इज फॉर ए शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। सेकंड, यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन होता है दैट इज टू परचेज द सिक्योरिटीज। मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या होने वाला है, हम लोग रीड करते हैं, डिफरेंस पता चल जाएगा हम लोगों को। द रेट एट विच आरबीआई ऑफर शॉर्ट पीरियड लोन टू द कमर्शियल बैंक, ये हमने देखा था। बाय परचेजिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन दी ओपन मार्केट, मतलब बेसिकली आरबीआई क्या कर रही है यहाँ पे, सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज परचेज कर लेती है और सामने आपको पैसे दे रही है। और यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ है कि आप जब लोन रीपे करोगे तो हम आपको आपकी सिक्योरिटीज वापस दे देंगे। बेसिकली यहाँ पे एक रीपर्चेज रेट डिसाइड हो चुका है, ये रीपर्चेज रेट है, रीपर्चेज एग्रीमेंट है। रिपीट कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म लोन है, मैंने आरबीआई ने क्या किया, आपको लोन दी है, उसके सामने आप आरबीआई को क्या करोगे, सिक्योरिटीज दोगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन हुआ है कि जब आप लोग लोन रीपे कर दोगे मैं आपको आपकी सिक्योरिटीज भी वापस दे दूंगा, मतलब आप लोग अपनी सिक्योरिटीज वापस परचेज कर लोगे। सो ये क्या है, रेपो रेट है। क्लियर होना चाहिए। और मैंने बताया था इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में हमेशा एक चीज कॉमन, इन्फ्लेशन है तो रेपो रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डिफ्लेशन है तो रेपो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? चलो नेक्स्ट, रिवर्स रेपो रेट। ऑब्वियस बात है, एकदम सिंपल, ऑपोजिट। रेपो रेट में लोन कौन दे रहा था, सेंट्रल बैंक लोन दे रही थी, किसको, कमर्शियल बैंक को। ये रिवर्स रेपो रेट है, मतलब बेसिकली यहां पे क्या होगा, यहाँ पे कमर्शियल बैंक के पास जो भी सरप्लस फंड है वो सरप्लस फंड कमर्शियल बैंक कहां पे डिपॉजिट कर सकती है, सेंट्रल बैंक के पास, आरबीआई के पास। याद रखना ये रिवर्स रेपो रेट है, मतलब ऐसा नहीं है कि कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लोन दे रही है, सिर्फ इसका मतलब ये है कि कमर्शियल बैंक अपना सरप्लस जो भी फंड है वो कहां पे डिपॉजिट कर सकती है, सेंट्रल बैंक के पास। और उसके ऊपर वो लोग क्या अर्न कर सकते हैं, बेसिकली इंटरेस्ट इनकम अर्न कर सकते हैं। अच्छी बात है, जो भी सरप्लस फंड है उसके ऊपर क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है। यहाँ पे भी सेम तरीके से रीपर्चेज एग्रीमेंट साइन होने वाला है, सिक्योरिटीज की मदद से ही हम लोग क्या करने वाले हैं, फंड्स को डिपॉजिट करने वाले हैं आरबीआई के पास। सो एक हमने देखा रेपो रेट, एक हमने देखा रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट वन, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली कमर्शियल बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट है उसका सर्टन परसेंटेज कमर्शियल बैंक किसके पास डिपॉजिट करेगी, सेंट्रल बैंक के पास। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, से फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर बैंक है जिसमें 100 करोड़ का डिपॉजिट आया, अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़, तो 100 करोड़ का 4% सीआरआर मतलब 4%, 100 करोड़ का 4% कितना हुआ, 4 करोड़ हुआ। 4 करोड़ कहां पे डिपॉजिट करेंगे, सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करेंगे। तो ध्यान रखेंगे सीआरआर का मतलब है जो भी आपके पास कमर्शियल बैंक के पास जो भी डिपॉजिट है उसका सर्टन परसेंटेज कमर्शियल बैंक किसके पास डिपॉजिट करेगी, सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करेगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीआरआर। इन्फ्लेशन के टाइम पे सीआरआर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, डिफ्लेशन के टाइम पे सीआरआर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट वन, एसएलआर दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर का मतलब होता है कि आपके पास जितना भी डिपॉजिट है, कमर्शियल बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट है उसका सर्टेन परसेंटेज कमर्शियल बैंक खुद के पास मेंटेन करेगी। जैसे से फॉर एग्जांपल हमने पहले वाले में क्या देखा था, सर्टेन परसेंटेज कहां पे रख रहे थे, सेंट्रल बैंक के पास। यहां पे क्या बोला है, सर्टेन परसेंटेज किसके पास रखोगे, खुद के पास मेंटेन करोगे। 100 करोड़ का डिपॉजिट है, एसएलआर का रेट है सी फॉर एग्जांपल 20%, तो उसका मतलब 100 करोड़ का 20% मतलब 20 करोड़ रुपए कॉमर्शियल बैंक एनी टाइम कहां पे मेंटेन करेगी, खुद के पास मेंटेन करेगी। ये क्या है, एसएलआर है। और कौन से फॉर्म में, लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में, जैसे कि लिक्विड एसेट्स है, कैश है, गोल्ड है, सिक्योरिटीज है, इन सब फॉर्म में कोई भी फॉर्म में आपको एसएलआर मेंटेन करना है। सो याद होना चाहिए, ये हमने जो देखा है वो क्या देखे थे, क्वांटिटेटिव मेजर्स देखे थे।
अब हम लोग नेक्स्ट जो देखने वाले हैं वो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स देखने वाले हैं। जब हम लोग क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो उसका मतलब है यहाँ पे भी मनी सप्लाई पे इफेक्ट आने वाला है, बट ओनली ऑन द स्पेसिफिक सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। जैसे क्वांटिटेटिव में क्या देखा था, कोई स्पेसिफिक सेक्टर नहीं था, पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो इफेक्ट आने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टेड सेक्टर्स के ऊपर ही इफेक्ट आएगा। अब क्वालिटेटिव में कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है, तो सबसे पहले दिया हुआ है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन एंड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। मैं अगर किसी बैंक से लोन लेने जाता हूं, मैंने 1 करोड़ की लोन ली है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बोलते हैं सर सामने आपको कोलेटरल सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है ना। तो मैंने बोला ठीक है, मैं सिक्योरिटी रखता हूं 1 करोड़ 40 लाख। लोन कितने की ली थी, 1 करोड़ की। सिक्योरिटी कितने की रखी, 1 करोड़ 40 लाख की। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 40 लाख से। सो डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ लोन दैट इज 1 करोड़ एंड वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी दैट इज 1.4 करोड़, मतलब कितना हुआ, 40 लाख हमारे लिए क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट है। जब इन्फ्लेशन आता है तो इस मार्जिन रिक्वायरमेंट की रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है, और जब डिफ्लेशन आता है तो इस मार्जिन रिक्वायरमेंट की रेट को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, ताकि मनी सप्लाई को उस हिसाब से इंक्रीज या डिक्रीज कर सके हम लोग। नेक्स्ट, रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट का मतलब है कि बेसिकली सेंट्रल बैंक गाइडलाइंस दे रही है, सेंट्रल बैंक बता रही है कि कॉमर्शियल बैंक्स कौन से सेक्टर को कितनी लोन क्या कर सकती है, प्रोवाइड कर सकती है। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर को 30%, इंडस्ट्रियल सेक्टर को 30% एंड रिमेनिंग 40% किसको, तो सर्विस सेक्टर को। सो रैशनिंग ऑफ क्रेडिट में याद रखेंगे, इसको सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी बोला जाता है कई बार, जहां पे सेंट्रल बैंक ने स्पेसिफाई किया है कि कौन से सेक्टर्स को कितनी लोन मिलनी चाहिए, और कोई भी कमर्शियल बैंक इस लिमिट को एक्सीड कर सकती नहीं है। सो याद रखेंगे, पहले हमने पढ़ा है मार्जिन रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट हमने पढ़ा है रैशनिंग ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट वन, मॉरल सुएशन। मॉरल सुएशन का मतलब क्या है, बेसिकली इट इज एन एडवाइस गिवन बाय सेंट्रल बैंक टू द कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक अगर कमर्शियल बैंक को कोई भी एडवाइस दे रही है कि कब आपको मनी सप्लाई बढ़ाना चाहिए, कब आपको मनी सप्लाई कम करना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉरल सुएशन बोलते हैं। सो बहुत ईजी है मॉरल सुएशन, एडवाइस गिवन बाय सेंट्रल बैंक टू द कमर्शियल बैंक टू इंक्रीज और डिक्रीज द मनी सप्लाई। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, डायरेक्ट एक्शन। अब ये डायरेक्ट एक्शन है, मतलब ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पर सेंट्रल बैंक क्या कर रही है, एक्शन ले रही है किसके खिलाफ, कमर्शियल बैंक के खिलाफ, कि अगर आप लोगों ने हमारे नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन से सबको फॉलो नहीं किया है तो हम आपके खिलाफ क्या कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। इट रिफर्स टू ऑल दी कंट्रोल्स एंड डायरेक्शंस व्हिच द सेंट्रल बैंक एनफोर्सेस ऑन दी कमर्शियल बैंक्स। क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं डायरेक्ट एक्शन में, टू रिफ्यूज द रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। जैसे हम लोग हमारा बिल कहां से डिस्काउंट करवाते हैं, कमर्शियल बैंक से। उसी तरीके से अगर कमर्शियल बैंक अपना बिल रीडिस्काउंट करवाना चाहती है आरबीआई से, तो आरबीआई उसके लिए रिफ्यूज कर सकती है। टू रिफ्यूज लोन, मतलब अगर कमर्शियल बैंक को लोन चाहिए तो सेंट्रल बैंक मना कर देगी कि हम आपको लोन नहीं देंगे क्योंकि आपने हमारी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया है। टू इम्पोज मॉनिटरी पेनल्टीज, मतलब अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, कहीं पे ब्रीच हो रहा है, तो सामने मॉनिटरी पेनल्टी इंपोज कर सकते हैं, एक तरीके से फाइन है ये। Derecognition of the commercial bank or to disallow the banks to conduct the banking business। डीरेकग्नाइज कर दिया, पूरी बैंक को ही डीरेकग्नाइज कर दिया है, या फिर आपके बैंकिंग बिजनेस को डिसअलाउ कर दिया है कि अब आप इंश्योरेंस या उन सब चीजों में तो ठीक है, लेकिन बैंकिंग बिजनेस में एज सच खुद को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। सो ये डायरेक्ट एक्शन है जो कौन ले रहा है, सेंट्रल बैंक ले रही है, किसके खिलाफ, कमर्शियल बैंक के खिलाफ। सो यहाँ पे हम लोगों का टॉपिक कंप्लीट होता है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। सेकंड हमने क्या देखा, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। और थर्ड हमने देखा क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग डेफिनेटली मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम जो भी डाउट्स है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।